जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। ये क्लास है एनसीईआरटी की और इस क्लास में हम लोग एसएसटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास हिस्ट्री की होने वाली है और हिस्ट्री क्योंकि एसएसटी का पार्ट है सीटेट सीटेट में। ठीक है, तो सीटेट अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में एसएसटी जो है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। तो अगर आप हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे पहले एक वीडियो हिस्ट्री की, ठीक है, वो अपलोड की जा चुकी है। अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। मेरा नाम है पंकज यादव और अगर आप सर्च करना चाहते तो मेरे नाम से भी सर्च करेंगे एनसीईआरटी बाई पंकज यादव तो आपको मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, और ये पीडीएफ वगैरह हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ पर क्विज़, ठीक है, जो एमसीक्यू हैं उनको भी हम लोग शेयर करते हैं। तो इस जो टेलीग्राम है इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डेसिमल 004 इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और दोबारा वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को डेसिमल जीएस स्टडी को सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिलेगा। अब देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इस क्लास में हम लोग कहाँ से देखेंगे। पिछली वीडियो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पिछली वाली तो उसको देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ तक देखा था अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ठीक है, यहाँ तक देखा था। तो इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आगे का समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चित्र दिए हैं और बगल में छोटे छोटे कीवर्ड हैं, उनको हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। कह रहे हैं कि 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, ये जामा मस्जिद के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहरों में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहान पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और खिलजी ने विस्तार किया। मतलब ये जो आपको मस्जिद दिख रही है इसका इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी इन दोनों ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद इसका नाम। ठीक है, देखिए ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो विस्तार है इसका, मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। मस्जिद क्या है? मस्जिद जो है ये अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सदा घुटने टेका करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करे खड़े हो जाते हैं तथा भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। तो ठीक है, मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी सीटेट में पूछ ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें पूछा करते हैं मस्जिद वगैरह, आर्किटेक्ट है ना। दूसरा देखिए बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो बेगमपुरी मस्जिद क्या है? मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना विश्व की शरणार्थी इसको बोलते थे कि मुख्य मस्जिद के रूप में बनाई गई थी। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, बेगमपुरी मस्जिद, और ये मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में बनी थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये है ना, ये इसका चित्र है और ये इसका चित्र है। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। ठीक है,
ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए मोड़ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। तो ये मस्जिद ध्यान रखिएगा, मोड़ की मस्जिद, ठीक है, पूछ सकते हैं कभी कभी मैच कराने के लिए। और जामली जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित हुई थी, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित हुई थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बस यहाँ पे जो मस्जिदें हैं इनका नाम ध्यान रखिए, कब बनी थी, मतलब किसके शासनकाल में बनी थी, बस इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है, ठीक है, बंदगा क्या होते थे, गुलाम, ठीक है, गुलाम होते थे। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए मुसलमान भी सॉरी 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 सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे, ठीक है। तो वो क्या थे, पूरी तरह से अपने किन पर निर्भर थे, जो गुलाम होते थे वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, और इसी वजह से सुल्तान भी उन पर विश्वास करते थे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए एक शब्द है कि बेटे से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं, ऐसा कहा जा रहा था। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। कह रहे हैं बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम जो है वो बेटे से बढ़कर होता है, ऐसी तब की धारणा थी। आश्रित क्या होता है, आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहते हों या उस पर निर्भर हों, ठीक है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। किसको देते थे, मतलब कि ध्यान रखिए, खिलजी और जो तुगलक शासक हैं वो बंदगा का इस्तेमाल करते थे। बंदगा मतलब गुलामों का इस्तेमाल करते थे, साथ ही अपने आश्रितों जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें ऊंचे राजनीतिक पद भी देते थे। जैसे ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। मतलब कि राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि वो लोग जब इतने बड़े पद पे आ जाते थे तो वो राजनीति में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता आती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। तो जो गुलाम थे वो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे। जो गुलाम थे और जो आश्रित थे वो अपने मालिकों को एकदम वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उत्तराधिकारी, उनके बाद उनके बेटे हैं, उनके लिए वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। मतलब जो कोई अगर सुल्तान है वो हट गया, उसके बाद नया सुल्तान आया तो वो नए अपने ये जो बंदगा थे उनको लाता था, क्योंकि पुराने जो गुलाम थे उनको अपने नए मालिक पर विश्वास नहीं था, और जो नए मालिक थे उनको पुराने गुलामों पर विश्वास नहीं होता था, ठीक है। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। तो तारीख क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, तारीख नहीं देखी तो देख लीजिएगा तारीख क्या होता है, पिछली वीडियो में बताया था। जो
तावरी, ठीक है, तावरी की मतलब एक तरह से इतिहास लेखन होता था। निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना करते थे। ठीक है, ठीक है, फारसी तावरीख। तो कुल मिलाकर के सुल जैसे कि सुल्तान है, कोई सुल्तान है वो हटा तो नया सुल्तान आएगा। तो नए सुल्तान आने के साथ साथ खाली सुल्तान ही नहीं बदलेगा, वहाँ के जो ऊंचे पद के लोग हैं वो ही बदल जाते थे, उनके जो गुलाम हैं वो भी बदल जाते थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने, फिरोज़ हज़माम नामक नाई और मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया। ठीक है, देखो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे दे देंगे अजीज खुमार नामक कलाल और फिरोज हज्जाम नामक नाई और मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालिकों को मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। ये किसने किया था? तो ये किया था सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था, पूछ सकते हैं, ऐसे पूरी लाइन दे देंगे और पूछेंगे ये किसने किया था, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने ये काम किया था। आगे देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब कह रहे हैं कि पहले वाले सुल्तानों की तरह जो खिलजी आया और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके और सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे समझिए, जो खिलजी और तुगलक आए ना, तो पहले के जो सुल्तान थे उनकी तरह उन्होंने भी जो सेना नायक थे, ठीक है, उनको इलाके और इलाकों का सूबेदार बनाया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्ता, इस शब्द को नोट कर लीजिए, इक्ता। ठीक है, इक्ता कहलाते थे, मतलब कि ऐसे इलाके है ना, ऐसे इलाकों के सूबेदार, मतलब कि इलाके इलाके जो है इन लोगों को दिए थे, जो सेना नायकों को दिए जाते थे, उसको क्या बोलते थे? इक्ता। मतलब एक ऐसी ज़मीन जो सेना नायकों उनको मिलती थी उसे इक्ता बोलते थे, और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इस ज़मीन को जो संभालेगा, इक्ता को जो संभालेगा, वो क्या कहलाएगा? इक्तादार या मुक्ति। मुक्ति का फ़र्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो एक तरह से पुलिस वाला काम, ठीक है, पुलिस वाला काम जो था इनको भी दिया था, क्योंकि पुलिस क्या करता है, एक तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखती है ना, और एक तरह से आर्मी वाला भी काम, सैनिक अभियानों का नेतृत्व भी काम करते थे, मतलब कि आर्मी, ठीक है, आर्मी और पुलिस दोनों का काम करते थे। कौन? ये इक़्तिदार। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपनी सैनिक सेवाओं के बदले के रूप में मुक्ति मतलब कौन? इक़्तिदार। मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। तो अपने सैनिकों को तनख्वाह कहाँ से देते थे? मतलब अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व वसूली करते थे। तो एक तरह से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, टैक्स के रूप में मिली जो रकम होती थी अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। ठीक है, तो जो इक़्तिदार होते थे उनके पास सेना होती थी छोटी मोटी। ठीक है, तो वो पहले क्या करते, टैक्स वसूलते थे, जितना बड़ा उनका एरिया होता, फिर उसी टैक्स से अपने जो सैनिक थे, क्योंकि सेना रखी है, सैनिक हैं तो उनको तनख्वाह देनी होती थी, तो उसी टैक्स से तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक़्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब जो मुक्ति थे ना, मतलब कि जो इक़्तिदार लोग थे, ये लोग जो थे, इन पर कंट्रोल कैसे करते थे, क्या करते थे ये लोग? जो पद था उसको वंश परंपरा से नहीं चलाते थे, और जो इक़्ता थी, मतलब जो ज़मीन थी, ठीक है, जो इक़्ता थी, ज़मीन थी, उसको क्या करते थे? थोड़े समय के लिए देते थे, जिसके बाद उनका स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया था। जैसे नहीं कि कोई यहाँ पे आज अधिकारी है तो कल उसका ट्रांसफ़र अलग हो गया, तो इसी तरह इक़्ता भी थे, इक़्तिदार भी थे, तो आज इस इक़्ता में कल इस इक़्ता में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था।
इससे क्या होता है, कंट्रोल अच्छा होता था। ठीक है, इससे कंट्रोल अच्छा होता था, जिसके जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का सब हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन लोग के टाइम में, देखो किसके टाइम में, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में लेखा अधिकारी होते थे। और वो करते क्या थे, वो करते थे जो मुक्ति लोग जो राजस्व एकत्रित करते थे ना, उसका एक तरह से हिसाब लेने के लिए लेखा अधिकारी होते थे। ठीक है, जो अकाउंट ऑफिसर, एक तरह से अकाउंट ऑफिसर जो होते थे, वो क्या करते थे, जो इक्तादार थे, वो जो टैक्स वसूलते थे, ठीक है, उनके टैक्स का हिसाब लेने के लिए। ठीक है, जैसे समझो ये हैं क्या बोलते हैं, इक्तादार। ठीक है, और इन्होंने टैक्स वसूल लिया इतना सारा। ठीक है, तो इस टैक्स का जो है अब हिसाब कौन लेगा, ये है एक लेखा अधिकारी। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, ये है इक्तादार। तो इनका जो ये टैक्स है, ठीक है, इनका जो टैक्स है इसकी पूरी, इसका पूरा हिसाब किताब कौन लेगा, ये। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर नियुक्त किए थे। ठीक है, आगे देखिए, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। मतलब कि राज्य जितना निर्धारित करेगा टैक्स उतना ही वसूलना है, और जितनी संख्या मतलब फिक्स कर दी है कि इतनी संख्या के सैनिक रखने हैं तो इतनी ही संख्या के सैनिक रखें, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये। आगे देखिए, कह रहे हैं जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, जब दिल्ली के सुल्तान आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के बाध्य कर दिया। तो दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया, शहरों से दूर जो आंतरिक इलाके थे, ठीक है, आंतरिक इलाके कल बताया था मैंने कल की वीडियो में, तो आंतरिक इलाके देख लीजिएगा। ठीक है, आंतरिक इलाके के अपने अधिकार में ले लिया। तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीरों को अपने आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाकर सॉरी स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। देखो ये पूछ सकते हैं, जैसे ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी का, कह देंगे कि भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, और बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। ये किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, तो किसी शासनकाल में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के। 4 लोग का नाम दे देंगे और क्वेश्चन वो कठिन बना देंगे। तो इस तरह की लाइनें होती हैं जो सीटेट है उसमें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन पूरी दे देंगे, ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक, और कहें कि ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। फिर से एक बार देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में क्या हुआ था, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। ठीक है, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था, है ना। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और ज़मींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि उस समय 3 तरह के कर थे, मतलब टैक्स। ठीक है, कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कृषि पर पहला टैक्स है, ये टैक्स है सारे, ठीक है, टैक्स है कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। इसको नोट कर लीजिए, खराज कहा जाता था।
जो किसानों की उपज का लगभग 50%, ठीक है, 50% होता था। दूसरा मवेशी पर, तीसरा घरों पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकते हैं कि कितने टाइप के कर थे उस टाइम में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कितने टाइप के थे, 3 तरह के, कृषि पर, दूसरा मवेशी पर, तीसरा घरों पर। और ये सारा किसके टाइम काल में है? अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की बात कर रहे हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। मतलब कि जिनमें अंदर कब्जा करने में सुल्तान की सेनाएं सक्षम नहीं थी। आगे देखिए, स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। ठीक है, चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसक्सानिया, आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और उस इलाके और शीघ्र ही बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। मतलब कि कह रहे हैं कि 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में जो है किसने, चंगेज़ खान ने हमला किया और उसके तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को उसका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। ठीक है, इससे दोनों ही जो सुल्तान थे उनको एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। ठीक है, देखिए एक तरफ दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, और एक तरफ दिया हुआ है मोहम्मद तुगलक का। देखिए दोनों की तुलना की गई। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 से 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसक्सानिया पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थानीय सेना तैयार कर उसका आक्रामक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। फिर दूसरे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। ठीक है, कल बताया था गैरिसन शहर क्या होता है। गैरिसन शहर मतलब एक तरह का छावनी टाइप की होती थी जहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे। इसमें मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, नए गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहान को निवासियों से खाली करवा कर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनाई गई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक है, फिर ये अलाउद्दीन खिलजी ने तीसरा काम क्या किया, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करके हल किया। मतलब कि जो सैनिकों को भोजन की समस्या थी वो क्या किया, गंगा यमुना के जो दोआब था वहाँ पर भूमि से कर मतलब लैंड टैक्स के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा की। जो खेती से मिलते थे अनाज उसको इकट्ठा करके सॉल्व किया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। जितनी भी किसानों की आय हुई उसका आधा हिस्सा जो है वो ले लेते थे ये लोग। सेना इन्होंने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया। ठीक है,
फिर आगे देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नगद वेतन, नगद वेतन की, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नगद वेतन किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते करते थे। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे समझने वाली ये है कि वेतन, जो नगद वेतन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। सैनिक अपनी आवश्यक चीज़ें कहाँ से खरीदते थे? व्यापारियों से खरीदते थे। व्यापारी जो है कीमत बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर कंट्रोल किया। ठीक है, तो ये एक अच्छा, एक तरह से ये मान सकते हैं कि स्टेप लिया। ठीक है, कि मतलब व्यापारी जो है चीज़ों की कीमतों को नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे। तो एक तरह से इनके पास अफसर भी थे जो कीमतों का सर्वेक्षण करते थे, है ना। मतलब एक तरह से अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा, मतलब एक तरह से जासूस टाइप के ना, जासूस टाइप के अफसर होते थे जो पता लगाया करते थे कि कौन व्यापारी है जो दरों को बढ़ा रहा है, मतलब रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ मिलती थी तो उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है, तो एक तरह से ये भी समझाया कि अफसर होते थे कैसे, मतलब खुफिया टाइप के अफसर, है ना। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी भी दे रहा है और मोहम्मद तुगलक भी दे रहा है क्या? नगद वेतन। ठीक है, नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई। तो टोकन मुद्रा किसने चलाई? ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नगद वेतन दोनों ने दिया। ठीक है, नगद वेतन दोनों ने दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? नगद वेतन खाली दिया। इसने क्या किया? नगद वेतन देने के साथ ही मोहम्मद तुगलक ने नगद वेतन तो दिया, साथ में टोकन मुद्रा का भी जो है एक तरह से शुरुआत की। ठीक है, ये सिक्के धातु के बने हुए थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। ठीक है, 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्के को बेचकर, बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा के सहारे चुकाते थे। ठीक है, क्या करते थे? अपने जो सोने चांदी के सिक्के थे उसको बचाकर रख लेते थे और तमाम टोकन मुद्रा टोकन मुद्रा से ही काम चलाते थे एक तरह से। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो एक तरह से क्या हुआ? बहुत सारे जो है फेक फेक करेंसी जनरेट हो गई। ठीक है, फेक करेंसी जनरेट हो गई। अब जब फेक करेंसी जनरेट होगी तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की अकुशलता बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तूरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। करों में वृद्धि एक मिनट करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के दोनों की जब यहाँ पे तुलना की गई ना, तो मोहम्मद तुगलक जो है वो एक तरह से असफल रहा अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर सामने आती है। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को
फतह करने के अभियान की योजना बनाई। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि जो ये मोहम्मद तुगलक है इसने एक काम किया। अच्छा, क्या काम किया कि मंगोलों को जो है इलाके को फतह करने के लिए अभियान योजना बनाई। ठीक है, और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। तो एनसीईआरटी जिन्होंने लिखी उन्होंने थोड़ी सी तारीफ इसकी भी कर दी, अलाउद्दीन खिलजी की भी। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी में सल्तनत, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की स्थिति देख कह रहे हैं। तालिका एक को फिर से देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद लोदी वंश का राज रहा। आइए एक बार देख लेते हैं तालिका। तालिका एक, तालिका एक ऊपर है, कल की क्लास में तालिका एक देखी थी। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, मतलब आप जब तालिका को ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो है तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश था 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, तुगलक वंश था। उसके बाद सैयद वंश आएगा। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश आएगा, फिर उसके बाद लोधी वंश आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानी समृद्धि और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। आगे देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो कुछ, देखिए इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं की चुनौती को और परास्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। तो शेरशाह ने जो क्या है दिल्ली पर अधिकार करके अपना राजवंश स्थापित किया। सूर वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो एक तरह से जो है शेरशाह सूरी ने केवल 15 वर्ष शासन किया और इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी वाले कई सारे तरीके अपनाए। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। ठीक है, तो जो अकबर था, एक सेकंड, अकबर जो था उसने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अकबर ने किसकी शासन व्यवस्था को अपनाया था, तो शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, अब देखिए ये कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। दिल्ली में पहले पहल किसकी राजधानी स्थापित की, तो ये आप कमेंट में लिख सकते हैं। दूसरे का आंसर लिख सकते हैं, दिल्ली में सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तीसरा है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ये लिख सकते हैं आप। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, ये लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ इसे इसका आंसर। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पहले दिल्ली में पहले किसकी राजधानी स्थापित थी, तो राजपूत वंश के तोमरों ने। ठीक है, राजपूत वंश के तोमरों ने। दूसरा है, दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। ठीक है, तो दिल्ली की जो इनकी भाषा थी वो क्या थी, फ़ारसी ज़्यादातर। ठीक है, फ़ारसी। तीसरा है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो ये है मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक।
और कह रहे हैं कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, तो ये अफ्रीकी देश मोरक्को की तरफ से आया था। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, भीतरी बाहरी क्या होता था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। इन सारे शब्दों को जो है एक तातारी, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसको ज़रूर जो है कॉपी में नोट करके, कॉपी में इनको ऐसे लाइन से लिखिए। ठीक है, इनको ऐसे लाइन से लिखिए और इनका नोट्स ऐसे बना लीजिए, ताकि जो है आपको पता रहे, बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये पूरा ही चैप्टर हो गया। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर ये पूरी एक तरह से स्टोरी है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। दोबारा जो है अगर जैसे एनसीईआरटी अगर देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा। ठीक है, डेसिमल जीएस स्टडी, या फिर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, वहाँ वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।